है कि हम सब खैरियत से होंगे। और हमने जो है वो लास्ट टाइम डिफरेंस किया था एक रेनिएटा और क्रेनिएटा का, और आज हम इसको मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर देखते हैं जी। आवाज़ अटक रही है तो अटक रही है, तो फिर देखो उसको अटक क्यों रही है। अब देख लीजिए जी, आवाज़ ठीक है। तो हमारे पास जो आज हम बात करेंगे वो ग्रुप एक रेनिएटा नहीं हुआ, ठीक है जी। सब फाइलम हमारे एक रेनिएटा ग्रुप का पहला सब फाइलम, जिसको कहते हैं यूरोकॉर्डेट। यूरो मीन्स होता है टेल या दुम, ठीक है जी। और इसकी जो नोटोकॉर्ड है वो दुम तक हमें नजर आती है, उससे आगे नजर नहीं आती। कॉमनली हम इसे यूरोकॉर्डेट्स कहते हैं, जो कि ट्यूनिकेट के नाम से भी मशहूर है, और जनरली सीक्वेट भी, इसको सी स्क्वर्ट भी कहा जाता है। ट्यूनिकेटा भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी पर, अभी हम आगे दिखाएंगे आपको ज़रा, एक कवर होता है नॉन लिविंग, और उसका नाम ट्यूनिकेट, ट्यूनिक, इसीलिए हम इसको ट्यूनिकेटा कहते हैं। हैबिट इसकी हम देखते हैं तो हमने पहले पढ़ा था कि जी ये सब के सब समंदर में मिलेंगे, सी शोर पर, और अच्छी गहराई में हमें नज़र आते हैं, जहाँ ज़्यादा गहराई हो। और मोस्ट ऑफ देम आर ससाइल, ज़्यादातर ये ससाइल हैं, और कुछ इनमें बहुत कम ऐसे हैं जो फ्री लिविंग, आज़ाद ज़िंदगी गुजारते हैं। ट्यूनिक और टेस्ट, द नेम ट्यूनिकेट इज सजेस्टेड बाय द यूजुअली टफ, एक लेयर है टफ जो कि नॉन लिविंग है, उसे हम ट्यूनिक कहते हैं। और ये टेस्ट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये बॉडी पर, जो एनिमल है उसकी बॉडी पर पूरे बाहर की तरफ मौजूद होती है एक लेयर, जो सेलुलोज, अब ये प्लांट वाला सेलुलोज नहीं है, इसका केमिकल नेचर अलग है, प्रोटीन और डिफरेंट टाइप के सॉल्ट से मिलकर बनता है, ठीक है। तो इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम एपिथीलियम। एपिथीलियम बाहर वाली जो लेयर है, फर्स्ट लेयर, जैसे हमारी एपिडर्मल लेयर होती है स्किन की, इसी तरह इनमें एपिथीलियल लेयर होती है, और उसी से इनमें ये सिक्रीशन होकर और एक आउटर कवरिंग बना लेती है, जिसे ट्यूनिक कहा जाता है। बॉडी शेप आमतौर पे सॉलिटरी स्कीडियन, आप पेज नंबर 220, पेज नंबर बुक में 220 निकाल देंगे तो वहाँ नीचे एक डायग्राम बनी हुई है स्कीडियन, स्कीडियन की, ठीक है। तो स्कीडियन की बनी होगी। तो उसी की बात हम कर रहे हैं कि सॉलिटरी एस्कीडियंस आर यूजुअली स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल फॉर्म। सॉलिटरी का मतलब है अकेले रहने वाले, अलग अलग रहने वाले, कॉलोनी में नहीं रहेंगे। तो ये एस्कीडियन जो हैं वो या तो स्फेरिकल शेप होती है या इनकी सिलेंड्रिकल शेप होती है। लॉन्गिट्यूडनल और सिलेंड्रिकल सर्कुलर मसल्स बिलो द बॉडी वॉल प्रेजेंट हैं, जो एपिथेलियल हेल्प टू चेंज द बॉडी शेप ऑफ द एडल्ट ट्यूनिकेट। और ये मसल्स अंदर की तरफ होंगे, और बाहर एपिथेलियल लेयर होगी, जो इनकी आउटर लेयर यानी ट्यूनिकेट की शेप को चेंज करने में मदद देते हैं जी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं साइफन की। तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं कि साइफन यहाँ पर मौजूद है। साइफन क्या होता है? द अनअटैच एंड, एक एंड तो इसका अटैच है बॉडी का रॉक के साथ, ज़मीन की जो भी मटेरियल मौजूद है उसके साथ, जबकि दूसरे दो ओपनिंग जो खुली हुई हैं वो ऊपर की तरफ होंगी, उन्हें हम साइफन कहेंगे।
और ये सी वाटर को बॉडी के इन और आउट करेगी। पहला साइफन जो होगा थोड़ा सा बड़ा, उसे हम इन करंट साइफन या बक्कल साइफन का नाम देते हैं। विच इज द इनलेट, ये इनलेट करने के यानी कि इन साइड ऑफ द वाटर फ्लो करवाने में मदद देता है to the body and is usually directly opposite the attached end of the escapee। और ये वो साइड होती है जहाँ पर अटैचमेंट है ना, उसी के बिल्कुल अपोजिट साइड होगी, ऊपर की तरफ लेके और खुली हुई होगी। इसे एज अ माउथ ओपनिंग भी सर्व किया जा रहा है इस वक्त, और ये इनकरंट है तो पानी इसके अंदर आता है। द सेकेंड साइफन, द एट्रियल और एक्स करंट साइफन इज द ओपनिंग फॉर एक्स करंट वाटर। पानी को बाहर निकालने वाला उस साइफन को आप एक्स करंट साइफन या एट्रियल साइफन कहते हैं। तो ये छोटा होगा थोड़ा सा माउथ ओपनिंग से, और ये भी उसके बिल्कुल पैरेलल होगा। इस तरह से दो साइफन आपको इसमें नज़र आते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में ये हमारा जो फर्स्ट है, ठीक है, ये इन करंट साइफन है, और ये जो नज़र आ रहा है हमें, ये एक्स करंट साइफन नज़र आ रहा है। तो पानी यहाँ से इन होता है और बॉडी के अंदर से घूमता हुआ यहाँ पर इनसाइड, जो अगर आप अपनी बुक में डायग्राम देख सकते हैं, एक तो स्टाइल मौजूद है जिसमें सीलिया मौजूद हैं, और वो सीलिया पानी को मूवमेंट करने में मदद देते हैं, पानी अंदर की तरफ घुमाते हैं और वो घूमता हुआ फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में से गुजरता हुआ उसमें से खाना डाइजेस्ट करने के लिए ले लिया जाता है, और बाकिया हिस्सा पानी का बाहर आ जाता है, और डाइजेस्टेड फूड में से जो वेस्ट है वो भी यहाँ पर एनस अंदर होता है, एनस यहाँ पर वो ओपन यहीं पर हो रहा है एक्स करंट पे, और पानी बाहर की तरफ आ जाता है। तो इस तरह ये सर्कुलेट कर रहा होता पानी, यहाँ से इन हुआ और यहाँ से सर्कुलेट होता हुआ फिर पानी यहाँ से बाहर निकल जाता है। उसी दौरान में खाने को लेकर और खाना या फूड न्यूट्रिशन ले ली जाती है। ये अनदर एग्जांपल ऑफ ट्यूनिकेट्स। बड़े जो सुराख आपको नज़र आ रहे हैं इनकी बॉडी पर, ये इसके इन करंट हैं और ये इसके बाहर एक्स करंट है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा रीज़न एक बार पूछा गया था आपसे, पेज 220 पर ही जो डायग्राम आपके सामने बनी है उसी में आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पर हमने वो बात कह भी दी है तो आप उसका आंसर बना सकते हैं इजीली। और आपसे सवाल पूछा जाता है कि वाई यूरोकॉर्डेट आगे वाई यूरोकॉर्डेट ऑल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेट्स। 220 पेज नंबर पर आपसे सवाल किया जाता है वाई यूरोकॉर्डेट इज कॉल्ड ट्यूनिकेट्स। यूरोकॉर्डेट को हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। वाई यूरोकॉर्डेट इज कॉल्ड ट्यूनिकेट्स, ठीक है। तो ये रीज़न आपको दिया जाता है कि ट्यूनिकेट्स हम इन्हें क्यों कहते हैं, तो वो रीज़न आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है, कि these animals have a special structure outside of the body which is tough, non-living tunic that surround the animals and contain cellulose, protein, which is salt. It is secreted from epithelium. So that's why they are called tunicates। ये इसके ऊपर आपको नज़र आ रही हैं, ये निशान से या लाइनिंग से ये इसकी नर्व्स हैं, जो हम आगे आपको करेक्टर भी देखेंगे। यहाँ पर डायग्राम में नज़र आ रहा है तो इसलिए मैंने कहा आपको बता दूं कि यहाँ पर नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है जी। तो ये बात हमारी हो गई
तो हम आगे बढ़ते हैं और इसमें आपको मज़ीद करेक्टर थोड़े से और दिखा देते हैं। नर्वस सिस्टम ऑफ ट्यूनिकेट इज लार्जली कन्फाइंड टू द बॉडी वॉल। तो अभी मैंने दिखाई दी ना आपको, वेन्स नजर आने की, वो इसकी बॉडी वॉल पर नर्व्स हैं जो नर्व सिस्टम बना रही हैं। इट फॉर्म्स अ nerve plexus with a single ganglion located on the wall of pharynx between the oral and atrial opening. यहाँ पर हमारे पास एक लफ्ज इस्तेमाल हम कर रहे हैं, गैंग्लिया। शायद मैंने कहीं जिक्र किया हो, लेकिन नहीं, तो अब सुन लीजिए कि यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। और एक डॉट मेरा एक्चुअल एक नर्व सेल को शो कर रहा है। ठीक है, ये जो हमने बनाया इसे हम नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है जनाब, और यहाँ हमने क्या बना दिया, यहाँ पर हमने मास ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन जो है वो कितने सारे एक साथ, तो इसे हम कहते हैं मास ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, मास ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड गैंग्लिया। क्लियर बेटा? तो हम मास ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड गैंग्लिया। तो ये गैंग्लिया, ये इनिशियल फॉर्म ऑफ ब्रेन भी कहलाता है, क्योंकि ब्रेन इन्हीं गैंग्लिया से मिलकर बनता है। तो ये गैंग्लिया जो है वो हमारे ओरल और एट्रियल ओपनिंग के दरमियान में मौजूद होता है, ताकि तमाम आने और जाने वाली चीज़ों को चेक और सेंस किया जा सके, क्योंकि ये सेंस करेगा ना। The most obvious internal structure of the urochordate are a very large pharynx in a cavity called atrium. इसके अंदर की जो कैविटी है खाली, उसको हम एट्रियम कहते हैं, that surround the pharynx। और उसके ऊपर आपको छोटे से निशानात नजर आ रहे होंगे, अपनी बुक में भी देख सकते हैं आप, और वहाँ गिल्स स्लिट्स लगे हुए। ये जो पूरी कैविटी है इसको हम एट्रियम का नाम देते हैं। एट्रियम वैसे दिल का खाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कैविटी है वो असल में क्या काम कर रही है, वो एक्चुअल सर्कुलेशन करवा रही है, हमारे इसके आने वाले पानी को घुमा रही है। तो इसलिए हम इस कैविटी को एट्रियम का नाम दें। Digestive system of tunicate continues from the pharynx and end at the ends near the atrial septum। याद है आपको डायग्राम? मुझे मैं भी पीछे वापस आपको जाकर दिखा दूँ एक बार अगेन, ये स्ट्रक्चर आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। तो हमको ज़्यादा पीछे चले गए, आगे आ जाए वापस, तो बहुत ही दूर चला गया भाई। अच्छा जी, तो हमने आपको जो डायग्राम दिखानी थी वो कहाँ गई, आ गया ये। तो ये डायग्राम में हम पहले भी आपको डिस्कस कर चुके, लेकिन इसमें हम शो कर देते हैं अपने कैरेक्टर्स को, ताकि हमारे लिए इजी रहे और हम बात को समझ सकें आगे कैरेक्टर्स को। ये एंडो स्टाइल में ये जो लेयर नजर आ रही है, ये अंदर की तरफ यहाँ पर सीलिया मौजूद है। ये जो डॉट से बने हुए हैं ये कट करके दिखाए हैं, लेकिन इतना पूरा जो बॉडी का इनर साइड है, ये जो पूरी यहाँ से लेकर ये इसका फेरेंस कहलाता है। ठीक है, फेरेंस जुड़ा होता है नीचे आगे जाकर, और ये एज अ
इंटरनल जो भी टेस्टीज या ओवरीज हैं, इसीलिए हम इसको टेस्टीज और ओवरीज, अगर मेल फीमेल हैं यहाँ पर तो उनमें एग्स और स्पर्म बनने का अमल है। तो वो यहाँ से ट्यूब के ज़रिए बाहर निकलेंगे, तो ये ट्यूब है। और जो खाना डाइजेस्ट होकर ये स्टमक बना हुआ है, तो खाना डाइजेस्ट होकर वो अनडाइजेस्टेड फूड एनस से बाहर निकलेगा। और ये एक्सक्रीटरी पोर है तीसरी वाली, जहाँ से एक्सक्रीशन होगा वेस्ट का। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें, जो तीनों ट्यूब्स हैं, वो एट्रियल साइफन में यहाँ पर ओपन होती हैं। और खाना, अनडाइजेस्टेड फूड, वेस्ट और रिप्रोडक्टिव गैमीट्स, उनको डिस्चार्ज ऑफ करने में, बाहर निकालने में उनको मदद देती है। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फेरेंक्स इसका एक बड़ा एरिया है। तो इस कैविटी को आप फेरेंक्स का नाम दे रहे थे। ठीक है जी। फीडिंग, खाना क्या खाता है? आमतौर पे यूजुअली ये पानी में मौजूद प्लैंक्टॉन्स को यूज़ कर रहा होता है, पानी से अलग कर रहा है, क्योंकि फिल्टर करने का काम करता है ना, फिल्टर फीडर के तौर पर। तो ड्यूरिंग द फीडिंग सेल्स ऑफ द वेंट्रल सीडिएटेड ग्रुप कॉल्ड द एंडोस्टाइल, जो मैंने आपको एंडोस्टाइल दिखाया था, ठीक है ना, उसके ऊपर एक म्यूकस शीट भी मौजूद होती है। जैसे हमारे गले में हर वक्त म्यूकस मौजूद होता है ना, मुंह में सलाइवा होता है। ये सलाइवा क्या करता है? ये सलाइवा किसी चीज़ को निगलने में मदद देता है। इसी तरह वहाँ पर भी एक म्यूकस शीट होती है, और वो म्यूकस शीट खाने को अंदर की तरफ एसोफेगस से एंट्री करने में मदद देती है। सीलिया मूवमेंट करके उसे आगे बढ़ाती है, और वो फेरेंक्स से होती हुई एसोफेगस और फिर देन स्टमक में चला जाता है। ये पूरा एक साइकिल डाइजेस्टिव सिस्टम की चलती रहती है। इनके लार्वा की बात करें तो लार्वा हमारे टेटपोल लार्वा, फ्रॉग में देखें ना टेटपोल लार्वा, उसकी तरह होते हैं। मगर उस वक्त इनके लार्वा में नोटोकॉर्ड टेल तक हमें नजर आती है। लेकिन फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अपना स्ट्रक्चर लॉस करते हैं, अपनी टेल को लॉस करते हैं, और अपने कैरेक्टर्स को चेंज करते हैं, और फ्री स्विमिंग से सेसाइल में बदल जाते हैं, और अटैच हो जाते हैं टू द रॉक्स या बॉटम ऑफ द सी, और अटैच होकर फिर बकिया ज़िंदगी वहीं गुजार रहा है। तो ये मेटामॉर्फोसिस करके, अपने अंदर चेंज पैदा करके, फिर एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हम कहते हैं, इनमें पाया जाता है। और लार्वा लॉस इट्स कैरेक्टर इज कॉल्ड रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। जैसे आपने देखा होगा फ्रॉग की वो टांगें उसकी निकलना शुरू हो रही हैं, दुम उसकी छोटी हो रही है, उसका जो माउथ है उसकी कैविटी चेंज हो रही है, फिर उसकी जो गिल्स हैं वो ख़त्म होते हैं, नए पल्मोनरी कैविटी बनती है। तो ये हमारा रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है। ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सारी हमारी स्पीशीज़ हैं। हार्डमेनिया हमारे अपने सीज में भी पाई जाती है, हमारे समंदर के किनारे पर भी ये मौजूद है। ठीक है जी। तो ये हो गई बात हमारी यूरोकॉर्डेट की। यूरोकॉर्डेट के बाद हमारे पास एक रेनिएटा का सेकंड ग्रुप आता है, जिसे हम कहते हैं सेफेलोकॉर्डेट। सफेला सर, हाँ याद है हमें। सफेला का मतलब होता है हेड, कॉर्डेट वही कॉर्डा, कॉर्ड वाला। तो इसके कॉर्ड जो है वो सिर्फ सर तक मौजूद होता है, यानी हेड पूरा मौजूद है वहाँ तक। कॉमनली दे आर कॉमनली नोन एज एम्फियोक्सिस। 221 पेज नंबर पर आपको ये डायग्राम बनी हुई नजर आ रही है, एम्फियोक्सिस। एम्फी डबल एम्फीबिया होगा, तो एम्फीबिया का मतलब होता है डबल ऑक्सीशार, और लैंसेट, इसको हम लैंसेट भी कहते हैं। लैंसेट आपने कभी यूज़ की होगी ना, जब कभी पिन की तरह ही होती है वो भी, लेकिन उसकी एक खास शेप होती है।
तो ये भी शेप इसकी इसी तरह से लैंसेट की तरह हमें नजर आती है। ठीक है। हैबिट, हैबिटेट, दे आर मैरीन एनिमल्स। ये हमारे सारे ही समंदर में मिलते हैं। और शेलो वाटर एज यूजुअल, जैसे हमारा यूरोकॉर्डेट था, ये भी वहाँ मिलते हैं। ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर में ज़्यादा मिलेंगे हमें। ऑन द सैंडी कोस्ट, जो माउंटेन वाली कोस्ट होगी वहाँ हमें कम नज़र आएंगे। और जो सैंडी कोस्ट है जहाँ पर रेत ज़्यादा है, वहाँ पर आपको ये ज़्यादा मिलेंगे। मोस्टली इट इज़ ब्यूरिट इन सैंड इन एन अपराइट कंडीशन। स्ट्रेट यानी कि ऊपरी हिस्सा, इनका माउथ वाला हिस्सा बाहर की तरफ होगा और टेल वाला हिस्सा नीचे की तरफ। और सिर्फ अगला हिस्सा बाहर निकला हुआ होगा, छोटा सा एंटीरियर, प्रोट्रूडिंग अबव द सैंड। प्रोट्रूडिंग, बाहर की तरफ खींचा हुआ, निकला हुआ। तो सैंड से वो निकला होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा निकला होगा। उसके आगे टेंटिकल्स भी हैं, तो वो बाज़ दफ़ा फिशेस उसको कुछ और समझ बैठती हैं, शिकारी मछलियाँ शिकार करने के चक्कर में आ जाती हैं। शेप एंड साइज, दे आर elongate, laterally flatted, चपटे हैं, एंड नियरली ट्रांसपेरेंट फिश लाइक एनिमल्स। मछली की तरह भी हम दिखाएंगे शक्ल आपको। एक तो ट्रांसपेरेंट होंगे और शेप इनकी elongated मछली की तरह होती है, 5 से 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। नोटोकॉर्ड रॉड लाइक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम हेड टू टेल, हेंस द नेम cephalopods। तो इनकी जो नोटोकॉर्ड है वो पूरे हेड से लेकर टेल तक मौजूद है। नर्व कॉर्ड, हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड लाइंग मिड डॉर्सल जस्ट अबव द नोटोकॉर्ड। तो यहाँ पर हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी, ये भी थ्रू आउट द लाइफ इनकी वर्टेब्रल कॉलम नहीं बनाएगी, बल्कि इसी हाल में रहेगी, सॉफ्ट। Pharyngeal gills, the lateral walls of pharynx are perforated by 150 to 200 pairs of closely and obliquely set opening called gill slit। 150 से लेकर 200 पेयर तक इनके आपको गिल्स नजर आएंगे। ये इस पोजीशन में आपको नजर आएगी एम्फियोक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिनली जो पोजीशन है समंदर में रहने की, इसकी ज़्यादातर प्रेफर करती है, वो एम्फियोक्सिस का कुछ ये पोजीशन। ये इसकी एनल हिस्सा है, ये टेल है, और ये इसकी एनल कोर है, जहाँ से ये एक्सक्रीशन करने के लिए या रिप्रोडक्शन करने के लिए। और ये आपको बीच में वाइट से नज़र आ रहा है ना, ये हिस्सा, तो ये इसकी कुनीड्स के पूरा स्ट्रक्चर है। ये यहाँ तक जा रहा है। ये इसकी एनल पोर अलग होती है और इसकी गोनोपोर अलग होती है। गोनोपोर का मतलब जहाँ से गोनीड्स निकलेंगे, यानी सेक्स स्पर्म और ओवा निकलेगा, तो वो इसका अलग है। और देख सकते हैं आप, ऐसा लग रहा है कि ट्रांसपेरेंट है। शेप ऐसी ही है जैसे मछली नुमा हमें नज़र आ रहा है, लेकिन ये मछली नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे सेफेलोकॉर्डेट पर नोट पूछ लें या एम्फिऑक्सिस पर नोट पूछ लें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एम्फिऑक्सिस या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेफेलोकॉर्डेट्स। अब हम बात करते हैं जनाब अपने ग्रुप ए कैरिनीटा पर, और इसी में हम आगे कुछ कैरेक्टर्स और हैं जो इसके माउथ वगैरह की कैविटी है। तो क्योंकि इसमें हेड तो है नहीं, सर तो है नहीं, तो मुंह भी नहीं आपको नजर आएगा। तो ओरल हुड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द इंटीरियर एंड ऑफ स्फेलोकॉर्डेट। सिलिएटेड या सिलिया भी मौजूद हो सकते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी हो सकते हैं, कॉल्ड सिरी, हैंग्स फ्रॉम द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द ओरल हुड एंड इज यूज्ड इन फीडिंग। ये हुड की तरह पे काम कर रहे होते हैं, सीरी या सीलिया। तो ये
खाने को अपनी बॉडी में या माउथ के अंदर डालने में इसकी मदद देती है। ओरल गुड्स excretion metabolic waste are excreted by segmental arranged ciliated protonephria। अब इनमें जो है वो इब्तदाई तौर पर जो हमने कभी पढ़ा था प्रोटोनेफ्रीडिया, बिल्कुल सिंपल सा एक्सक्रीटरी सेल्स होते हैं डेट ओपन इनटू द एट्रियम, इनर बॉडी कैविटी जो है ना इनकी, जैसे हमने अभी ट्यूनिकेट्स में पढ़ा था, तो इनकी भी अंदर से बॉडी खाली है, तो उसी में ओपन होते हैं कौन, सारे के सारे प्रोटोनेफ्रीडिया, और एक्सक्रीशन कर देते हैं वहाँ से। और जो एनस है इनका, एनल पोर भी हम उसे कहते हैं, वहाँ से इनका तमाम वेस्ट बाहर आता है। गोनोपोर अलग होता है जहाँ से इनका स्पर्म और ओवा बाहर आता है। फाइलोजेनी की बात करें कि इट इज जनरली बिलीव दैट द cephalochordate amphioxus is similar to the primitive ancestor from whom the vertebrates evolved। कहा जाता है कि एम्फियोक्सिस हमारे वर्टेब्रेट का एंसिस्टर जो भी होगा शायद उसी से ओरिजिनेट हुए होंगे, इवॉल्व हुए होंगे। जो जो प्रिमिटिव एंसेस्टर है वो दोनों का, यानी कि एम्फियोक्सिस का भी और हमारे वर्टेब्रेट का भी मे बी पॉसिबल एक जैसा होगा। ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सिस, जिसको हम लैंसेट भी कहते हैं, ठीक है, अगेन आप डायग्राम देख सकते हैं थोड़ी क्लोज्ड, ये इसकी ग्रूव माउथ का, या जिसको हम ओरल हुड कहते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर अच्छे बड़े फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, बारीक सीलिया भी होंगे। ये गोनीड्स हैं, पेयर्स इनके पास, ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट बॉडी आपको पूरी नजर आ रही है। तो ये हमारा यूरोकॉर्डेट का कैरेक्टर्स थे, और इसमें हम एम्फियोक्सिस भी शॉर्ट नोट में पूछ लें या फिर यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट पूछ लें पूरा। अब बात आती है जी दूसरे ग्रुप नंबर 2, जिसको हम कहते हैं क्रेनिएटा, जिसका सब फाइलम हमने डिवाइड किया और वर्टेब्रेटा उसका नाम रखा, वर्टेब्रल कॉलम वाला। हाँ, इससे पहले जो एक क्रेनिएटा पढ़ा तो उसमें हमने कहा कि वर्टेब्रल कॉलम नहीं है, ये याद रखिएगा कि वर्टेब्रल कॉलम वर्टेब्रेटा में होता है, और जो नर्व कॉर्ड होती है होलो, ड्यूरिंग पूरी लाइफ अगर वो सॉफ्ट रहेगी, कार्टिलेज रहेगी, तो वर्टेब्रेटा नहीं होगा, वो एक रेडिएटा होगा। सब फाइलम वर्टेब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन। अब हमने सब फाइलम को, वर्टेब्रेटा को दो हिस्सों में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ नेथा। नेथा मौजूद है या नेथा एब्सेंट है। नेथा कौन है जी? ए नेथा, डेरिवेशन ऑफ द नेम इज ग्रीक वर्ड, ए मींस एब्सेंट, नहीं, या नेथोस मीन जॉ। अब इनमें क्रेनियम मौजूद है, ऐसे ही है ना, लेकिन एक चीज इसमें एब्सेंट है, क्या? जॉ नहीं, जबड़े नहीं। समझ में आई बात? ऐसा ग्रुप जिसमें क्रेनियम मौजूद हो लेकिन जबड़े मौजूद ना हो, तो उसे हम कहेंगे ए नेथा, या ए नेथोस्टोम्स भी कहेंगे उसको, ठीक है। इनकी बॉडी शेप, एनिमल ऑफ दिस डिवीजन आर एलोंगेटेड, लंबी, लंबोतरी, ईल लाइक। ईल फिश देखी कभी? नहीं देखी, अभी दिखा देंगे थोड़ी देर में। ईल लाइक होती है, जैसे सांप होता है उस तरह लंबा था, लेकिन पानी में। But lack the jaws, so they are also known as jawless fishes। क्योंकि इनमें जॉ नहीं है तो हम इनको जनरली जॉलेस फिशेस भी कहते हैं। फिन एंड स्केल, पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स एंड स्केल्स आर। अब अगर मछली प्योर होती, यानी मछली हमारी रियल होती, तो इसमें फिन्स लाजमी होने चाहिए, लेकिन इनमें फिन्स पूरे नहीं है, पेक्टोरल और पेल्विक फिन नहीं है, अगले और पिछले। टेल फिन है जिनसे मूवमेंट करती है। स्केल भी नहीं होते इनके, हालांकि फिशेस के ऊपर स्केल होना भी शर्त है।
नोटोकॉर्ड इज प्रेसिस्ट इन एडल्ट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है डेफिनेटली, कॉर्डेट है तो नोटोकॉर्ड भी होगी। क्लास ऑफ एग्नेथा, इट इंक्लूड ओनली वन क्लास। अब एनेथा तो क्या है, एक डिवीजन है, और डिवीजन में हमने कहा कि ये क्लास है। क्लास इसमें एक ही है जिसे साइक्लोस्टोमेटा, गोल मुंह वाला, साइक्लो मीन्स होता गोल, स्टोम मीन्स होता मुंह, तो इसे हम गोल मुंह वाला या साइक्लोस्टोमेटा भी कहते हैं। ठीक है, और बहुत कम है इसके मेंबर, कुछ ही। जबकि दूसरी जानिब नेथोस्टोम्स, डेरिवेशन है इसका, नेथोस मीन जॉ, माउथ स्टोमेटा, तो माउथ में जॉ मौजूद होंगे। बॉडी शेप इनकी डिफरेंट टाइप की हो सकती है, चपटे, लंबे, चौड़े, गोल, अलग अलग बॉडी की हो सकती है। फिन्स, पेक्टोरल और पैल्विक फिन्स प्रेजेंट होने चाहिए और होंगे इन फिशेस, और टेट्रापोड्स हैव अपेंडेजेस। और अगर हम आगे चलकर देखेंगे नेथ्रोस्टोम को दो सुपर क्लास में डिवाइड किया जाएगा। एक सुपर क्लास कहलाएगी पाइसिस, मछलियां, और दूसरी कहलाएगी टेट्रापोडा, चार टांगों वाले। तो हम यही कह रहे हैं कि जो मछलियां हैं उनमें फिन्स मौजूद हैं, पेक्टोरल भी हैं, पैल्विक भी हैं, और जो मछलियां नहीं हैं वो टेट्रापोड्स लाइक एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स, उनमें चार टांगे हैं। नोटोकॉर्ड परसिस्ट और रिप्लेस बाय वर्टेब्रल कॉलम, यहाँ पर वो वर्टेब्रल कॉलम नहीं बनाएगी, और यहाँ पर नोटोकॉर्ड जो है वो चेंज हो जाएगी हड्डियां बनाकर वर्टेब्रल कॉलम में। सुपर क्लासेस हमने नेथोस्टोम्स, इसको ए नेथा की सिर्फ एक ही क्लास बनाई है, साइक्लोस्टोम, जबकि यहाँ पर हमने दो पहले सुपर क्लासेस बनाई। एक सुपर क्लास कहलाएगी पाइसिस और दूसरी सुपर क्लास कहलाएगी टेट्रापोड्स। फिर टेट्रापोड्स की मजीद क्लासेस डिवीजन की जाएगी, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, बर्ड्स, मैमल। तो ये आपसे सवाल पूछा जाता है डिफरेंसेस, चाहे तो आप जल्दी से नोट कर लें, चाहे जैसी पिक्चर ले लें। और ये आपके पास जो पेज नंबर मैं आपको बता दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना आप भूल जाते हैं वहीं पर लिखें तो अच्छा रहता है ना। बुक में आपको पेज नंबर जनाब 222, 222 पर आप लिख लीजिए, क्वेश्चन, write the difference between Anatha and Nathostomes. Write the difference between Anatha and Nathostomes. जल्दी से डिफरेंस नोट कर लें फिर मैं आगे चलूँ। ठीक है जी। आज बच्चे मुझे लग रहा है कि कुछ सुस्त सुस्त से बच्चे हैं लग रहे हैं, और हैं भी कम, माशाल्लाह से 13 बच्चे हैं सिर्फ ओनली, पता नहीं कितने में से, मुझे मालूम है पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं बहरहाल। तो अब हम पहली बात करेंगे जनाब ई मेथड में, साइक्लोस्टोमीटर क्लास जो मैंने आपको पहले बताया था। साइक्लोस मीन्स है सर्कुलर, तो इनका जो माउथ है वो सर्किल यानी गोल होता है, स्टोमा मीन्स माउथ। ठीक है, तो इनका माउथ गोल होगा। दे आर फाउंड इन मैरीन वाटर, दे आर पैरासाइट ऑफ द फिशेस, ये आमतौर पे मछलियों के पैरासाइट होते हैं और पानी, समंदर के पानी में ही हमें मिलते हैं। बॉडी elongated बैंड, eel like
मछली की तरह हमारे पास लंबी सी लंबूतरी सी होती है। माउथ वेंट्रल साइड पर होता है, सेक्टोरियल एंड सर्कुलर। सेक्टोरियल का मतलब सकिंग करने वाले, ठीक है, और सर्किल गोल दायरे में, तो माउथ उनका सर्किल में होता है। Hence the class called cyclostome. Mouth also without jaw but have many rings. दांत के रिंग्स होते हैं मगर जॉ नहीं होता। ठीक है, अभी मैं क्लोजली दिखा दूंगा आपको तो आपको शायद डर ना लगेगा। Gills usually 7 pairs of gills present for respiration. In lamprey, lamprey एक एग्जाम्पल है इसकी, there are 10 to 15 pairs of gills. उसमें 10 से 15 गिल्स होते हैं, पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं। स्किन एंड स्केलेटन, स्किन सॉफ्ट होती है विदाउट स्केल, स्केल नहीं है इस पे प्रेजेंट क्योंकि मछली प्योर नहीं है ये। स्केलेटन इज कार्टिलेज, और जो हड्डियां नहीं होती बल्कि कार्टिलेज मौजूद है। सेक्स एंड डेवलपमेंट, सेक्सेस आर सेपरेट और यूनाइटेड, यानी कि अलग अलग मेल फीमेल भी हो सकता है या एक ही एनिमल में मेल फीमेल मौजूद होगा, और इसीलिए डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी हो सकती है लार्वा फॉर्म में, लाइक एमोसिएट लार्वा। ये शायद हमारे पास मे बी कि हमारी बुक में लार्वा का नाम ना हो, तो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम इसको लार्वा का ही करेक्टर हम इसको लिख लें एमसीक्यूज में। लेकिन बहरहाल पेज नंबर 222 पर जो हमारी सुपर क्लास पाइसिस है, ठीक है, उसकी पहले पैराग्राफ में आपके पास एक डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड इक्थायोलॉजी। इक्थायोलॉजी को अंडरलाइन कर लीजिएगा, एज एमसीक्यूज आपसे पूछा जाता है। इक्थायोलॉजी द स्टडी ऑफ थायस यानी कि मछलियाँ। साइक्लोस्टोमा की एग्जाम्पल है हमारे पास हैगफिश, लैम्प्रे। ये है हमारे पास हैगफिश, नज़र आ रही है आपको, उसके ये हिस्सा खोपड़ी नहीं है, सॉरी खोपड़ी मौजूद है लेकिन माउथ जो है वो जॉ के बगैर है, और ये गिल्स आप नज़र आ रहे हैं, इलोंगेटेड है, ईल लाइक। ये देख लीजिए, ये टीथ लाइक जो अक्सर कुछ ब्राउनी मूवीज में जो कोई एलियंस कुछ बनाया था तो उसमें यही माउथ यूज किया जाता है, यानी यही स्टाइल दिया गया। तो ये टीथ हैं जो सक करने या चिपकने के काम आते हैं। तो ये दूसरी मछलियों का जो है वो पैरासाइट है। ये देखिए ये है, ये बल्कि आपने शायद एक मूवी हमारी आई भी थी, मुझे याद नहीं नाम उसका, उसमें यही शक्ल बनाई हुई थी उसकी, और वो ज़मीन के अंदर घूमती फिरती थी, और जहाँ भी कहीं साउंड प्रोड्यूस होता था ज़मीन के ऊपर वो बाहर निकल कर उसे खाती थी, पकड़ लेती थी इनको। इनकी बॉडी पर आमतौर पर स्केल तो है नहीं, ठीक है ना, लेकिन स्लाइमी, ये देख सकते हैं आप, स्लाइम ग्लैंड्स होते हैं, और स्लाइम ग्लैंड जो है वो इनके ऊपर इतनी अच्छी मोटी स्लाइम की लेयर निकाल देते हैं, बना देते हैं कि अगर आप इनको हाथ से पकड़ें तो आपके हाथ में अच्छी खासी स्लाइम लग जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया ये जिसमें जबड़ा नहीं। अब दूसरा हमारा जो बात करेंगे डिवीजन की वो नेथोस्टोम्स करेंगे। तो यहाँ पर भी आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं, ठीक है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ए नेथा और नेथोस्टोम, इसलिए मैंने आपको डिफरेंस लिखवा दिया। यहाँ पर हम कहेंगे कि जी नेथो मीन जॉ और स्टोमा मीन्स माउथ, तो इनके माउथ में जॉ मौजूद है। Pectoral and pelvic fins are present in fishes and tetrapods have appendages। ये वही डिफरेंस है तो हमने वहाँ लिखे हैं इनके दरमियान में। तो अब यहाँ पर हम सिर्फ इन जनरल अब सेपरेटली नेथोस्टोम्स की बात कर रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं। नोटोकॉर्ड परसिस्ट और रिप्लेस बाय वर्टेब्रल कॉलम। सुपर क्लासेस हमारी नेथोस्टोम्स की दो सुपर क्लास हैं, एक कहलाती है पाइसिस, दूसरी कहलाती है टेट्रापोड्स। तो पहले हम बात करते हैं पाइसिस की, मछलियाँ, ठीक है, सुपर क्लास स्पाइसेस। यहाँ पर सवाल हमारे पास आता है, राइट द डिफरेंस, सवाल लिख लीजिए,
पेज नंबर मैं बता देता हूँ आपको ताकि वहीं पर लिखना है। पेज नंबर है हमारा वही 222, कॉन्ट्रैक्ट थाइस और ऑस्टियोथाइस, है ना। दो मछलियों की हमने टाइप्स करनी है और दो क्लासेस हैं इनके। सुपर क्लास की फिर क्लास, ये हमने दो करनी है। तो पहली क्लास है कॉन्ट्रैक्ट थाइस। तो राइट द डिफरेंस बिटवीन बोनी फिशेस एंड कार्टिलेज फिशेस, आपसे ये सवाल भी किया जाता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन बोनी फिशेस एंड कार्टिलेज फिशेस, कार्टिलेज मछलियाँ और बोनी मछलियों के दरमियान फर्क बताइए। या आपसे कहते हैं राइट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट थाइस एंड ऑस्टिक थाइस। माशाल्लाह साहब बच्चे किधर गए थे? हाँ, बच्चे आज अच्छे खासे गायब हैं लगता है मुझे। क्या बात है जी। तो ये हम फिर, मैं ख्याल से क्या टाइम हो गया, छुट्टी का मुझे इशारा मिल गया। अच्छा, छुट्टी का इशारा मिल गया जी। तो ये हम डिफरेंस कल कर लेंगे। अगर कोई बात पूछनी है तो फिलहाल आप अपनी कोई बात पूछ लें। नोटोकॉर्ड को थोड़ा क्यों डिफाइन कर देंगे, पूरा डिफाइन कर देंगे। क्वेश्चन बेटा राइट द डिफरेंस बिटवीन बोनी, बोन, बोन से निकला बोनी, ठीक है, BONE बोनी, एंड कार्टिलेज फिशेस, ये लिखा है ना, कार्टिलेज। या फिर आपसे कहते हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट थाइस, उनका बायोलॉजिकल नेम बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट थाइस और ऑस्टेथाइस। अगले पेज 222 के बाद 223 पर उसका नाम लिखा हो, ठीक है। समन ने कहा जी कि हमें डिफाइन कर दें नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड कहाँ गई, अभी डायग्राम आपको दिखाएंगे ना, तो उसमें आपको आसानी रहेगी मेरा ख्याल है, ऐसे ही, वरना आप फिर बहुत परेशान रहेंगे। ये देखें अभी, समन, समन देख रहे हैं, ये है समन, ये है डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड। डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड जो होती है वो ऊपर और उसके नीचे नोटो कॉर्ड होती है। डोर्सल नर्व कॉर्ड जो हमारे पास है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना लेगी हायर एनिमल, और जो नोटोकॉर्ड होगी वो हमने वर्टेब्रल कॉलम बनाएगी। लोअर एनिमल में तो ऐसी ही रहेगी, जैसे हमने एनेथा पढ़ा, ठीक है, एक क्रेनिएटा पढ़ा, तो उनमें इसकी हालत इसी तरह की रहती है। लेकिन हाई एनिमल्स में यानी नेथोस्टोम्स में अब ये ज़रा सी बदल जाएगी। और नोटोकॉर्ड ये मौजूद है, ये कार्टिलेज की है भाई। ये ऊपर जो है डोर्सल नर्व कॉर्ड है ना, नर्व में, तो इसको सपोर्ट देने के लिए नीचे एक नोटोकॉर्ड बनी हुई है जो कि कार्टिलेज की बनी हुई है, ताकि ये लचक में रहे और ये टूटे ना, कौन, डोर्सल नर्व ना टूटे, ठीक है। और फिर ये जब हाई एनिमल्स में आते हैं तो फिर ये डोर्सल नर्व, ये डोर्सो होलोकॉर्ड जो है वो बदल जाती है नर्व ब्रेन बनाने में, स्पाइनल कॉर्ड बनाने में बदल जाती है, और इसको कवर अप कर रहा होता है नोटोकॉर्ड, वर्टेब्रल कॉलम बना रहा होता है, रीढ़ की हड्डी बना रहा होता है, ठीक है। क्लियर जी मामला। और कोई मामला अगर है तो बता दें, तो वो भी हम बता दें। नहीं तो स्टोम दोबारा से एक्सप्लेन करें।